अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ ताहिर खान में एक नई वीडियो के साथ तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में मैं बेसिकली आप लोगों से जो बात करना चाहता हूँ वो पाकिस्तान और आयरलैंड के माबैन जो T20 सीरीज शुरू होने जा रही है उसके मुतालिक, और जो स्क्वाड का ऐलान हुआ आयरलैंड और इंग्लैंड सीरीज के लिए उसके मुतालिक भी आप सबसे इस मामले में बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले अगर स्क्वाड की बात की जाए तो जैसे मैंने अपना वर्ल्ड T20 का स्क्वाड आप लोगों से शेयर किया था, तो उसी से मिलता जुलता कुछ स्क्वाड पीसीबी ने भी जो है ऐलान किया इंग्लैंड और आयरलैंड सीरीज के लिए। कुछ सरप्राइज इंक्लूजन ऐसे ज्यादा तो नहीं था, एक जरूर था जो कि हसन अली का। जैसे हमने देखा कि हसन अली को स्क्वाड में शामिल किया गया, जिसपे काफी ज्यादा तनकीद भी की जा रही है, और देखा जाए तो तनकीद कुछ लिहाज से सही भी है। लेकिन अगर हम कुछ क्राइटेरिया का जिक्र करें, जैसे पहले भी हम इस मामले में बात करते आ रहे थे कि बहुत सारे खिलाड़ी अपने रेपुटेशन पे शामिल किए गए हैं। तो हसन अली की अगर सबसे पहले बात की जाए तो मेरी नज़र में हसन अली का इंक्लूजन तो बिल्कुल भी किसी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है। मेरे ख्याल से मोहम्मद वसीम जूनियर को होना चाहिए था बिल्कुल। वो एक बेहतर ऑप्शन थे। उन्होंने पिछले वर्ल्ड T20 में भी और 50 वर्ल्ड कप दोनों में बहुत अच्छी बॉलिंग की, पीएसएल में भी कदरे बेहतर बॉलिंग की। अगर पीएसएल के स्टेट्स की भी बात की जाए तो जैसे कि मोहम्मद आमिर का एक इंटरव्यू रिसेंट आ रहा था कि उनका कहना ये था कि उनको पीएसएल की परफॉर्मेंस पे तरजीह दी गई है किसी और खिलाड़ी के ऊपर। तो अगर आप उनके स्टेट्स देखें तो इस पीएसएल में भी, पिछले पीएसएल में भी और उससे पिछले पीएसएल में भी बहुत मीडियोकर और बहुत एवरेज स्टेट्स हैं। अगर आप देखें 2022 में जीरो के 22 वो पूरा पीएसएल में शिरकत नहीं कर पाए थे। पिछला पीएसएल जो 2023 का था और इस पीएसएल में भी कोई ऐसी खातिर खा परफॉर्मेंस वो नहीं दे पाए थे। तो उनकी ये बात तो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नजर नहीं आती। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी रेपुटेशन की वजह से टीम में आए हैं। उनके मुकाबले में हसन अली के बॉलिंग स्टैट्स उनसे ज्यादा बेहतर थे, लेकिन हसन अली मेरे नजदीक बिल्कुल भी इस टीम का हिस्सा नहीं होना चाहिए था। बाबर आजम ने भी इस बात की वैसे तो क्लैरिफिकेशन की है कि वो 15 रुकनी स्क्वाड का शायद हिस्सा ना हो वर्ल्ड कप में, उनको बैकअप के तौर पे लेके जाया जा रहा है। और क्योंकि वो एक्सपीरियंस रखते हैं, कोई दो राय नहीं, बिल्कुल एक्सपीरियंस रखते हैं। और इसी वजह से शायद एज पर बाबर आजम के वो टीम का हिस्सा सिर्फ और सिर्फ शायद रिजर्व खिलाड़ियों में होंगे और 15 रुकनी स्क्वाड में नहीं होंगे। आजम खान को भी शामिल कर लिया गया है, वो फिट हो गए हैं, और जो हारिस राव भी फिट हो गए हैं वो भी स्क्वाड का हिस्सा है। सलमान अली आगा, जैसे मैंने उनके मुतालिक जिक्र किया था, और बोर्ड ने बहुत अच्छा फैसला किया, टीम मैनेजमेंट ने और जो हमारी सिलेक्शन कमेटी थी, कि उनको हिस्सा बनाया गया है स्क्वाड का, कि उनको इधर ट्राई किया जाए और देखते हैं कि आगे वो क्या इंशाल्लाह ताला कैसा परफॉर्म करते हैं और क्या उनको वर्ल्ड कप में ले जाया जा सकता है कि नहीं। मेरे हिसाब से उनको लेके जाना चाहिए। एक चीज जो हमारी सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट पीसीबी को समझनी चाहिए कि वो रेपुटेशन के बेसिस पे खिलाड़ियों को ना शामिल करें। जैसे कि हम देख रहे हैं कि इफ्तिखार अहमद भी रिसेंट पास में कोई ऐसा मैच नहीं जिता सके हैं टीम को जिनसे जितनी उनसे तवक्कुआत की जा रही हैं। मोहम्मद आमिर हो गए, इमाद वसीम हो गए, इफ्तिखार अहमद हो गए, ये तमाम वो खिलाड़ी हैं, आजम खान हो गए, जो अपने रेपुटेशन की वजह से टीम में है, लेकिन अभी तक इन्होंने कोई भी ऐसी कारकर्दगी का मुजाहरा रिसेंटली नहीं किया है कि जिसकी बेसिस पे उनको किया जाए। सिवाय इमाद वसीम की जो उन्होंने प्ले ऑफ में परफॉर्मेंस दी थी, उसके बावजूद उसके अलावा अगर आप देखें तो कोई भी खिलाड़ी मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ अपनी रेपुटेशन की वजह से आया है, और कोई रीजन नहीं है इन खिलाड़ियों में। साइम अयूब की भी हम मुसलसल बात करते हुए आ रहे हैं कि उनको प्रूव करना है। शाहिद आफरीदी ने भी अपनी स्टेटमेंट में कहा था कि प्रॉब्लम इस वक्त बाबर रिजवान नहीं, प्रॉब्लम साइम अयूब है, क्योंकि उन्होंने जिस पेयर को तोड़ा है वो पिछले अपने जो उन्होंने मैचेस खेले हैं उसमें कोई ऐसी कारकर्दगी खातिर ख्वाह नहीं पेश कर पाए हैं जितनी उनसे तवक्कात की जा रही हैं। तो देखते हैं इस सीरीज में क्या होता है। इस सीरीज के मुतालिक अब जरा कुछ डिस्कशन कर लेते हैं कि जुम्मे को शुरू होने जा रही है ये सीरीज 10 मई को पाकिस्तान आयरलैंड के दरमियान। इत्तेफाक से पाकिस्तान और आयरलैंड ने अभी तक आपस में सिर्फ एक ही T20 मैच खेला है, जो कि 2009 के वर्ल्ड T20 में खेला गया था, और पाकिस्तान ने वो मैच 39 रन से जीता था। कामरान अकमल उस मैच में मैन ऑफ द मैच थे, और सईद अजमल ने 4 विकेट्स ली थी। पाकिस्तान ने बहुत अच्छी ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिखाई थी। ये वो मैच था न्यूजीलैंड के मैच के बाद जो पाकिस्तान ने अपना वर्ल्ड T20 में टर्न अराउंड किया था, और पाकिस्तान उसके बाद चैंपियन बना था 2009 में। अगर आप उस मैच के स्टेट्स भी देखें तो उस मैच में भी शाहिद आफरीदी के अलावा किसी भी खिलाड़ी का स्ट्राइक रेट इतना कोई खातिर ख्वाह नहीं था। मिसबाह उल हक का 140 था शाहिद आफरीदी के 184 के स्ट्राइक रेट के बाद।
तो स्ट्राइक रेट की बात जो आजकल हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा की जा रही है क्रिकेट में, कि स्ट्राइक रेट के बाबर रिजवान का खास तौर पे स्ट्राइक रेट बहुत नीचे है। जबकि अगर आप देखें तो पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख में 116 खिलाड़ियों ने डेब्यू किया है और बाबर रिजवान उन 5 खिलाड़ियों में आते हैं जो इनका हाईएस्ट स्ट्राइक रेट है। खैर, स्ट्राइक रेट की बातचीत तो हम करते रहेंगे और मुसलसल चल ही रही है, और क्योंकि अभी T20 का वर्ल्ड कप नजदीक है तो स्ट्राइक रेट की बातचीत तो वक्तन वक्तन चलती ही रहेगी। अब देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपने किस कॉम्पोजिशन के साथ उतरेगी। मोहम्मद आमिर जो कि अपने वीजा इश्यूज की वजह से मेरे ख्याल से ये सीरीज मिस करेंगे और इंग्लैंड में जाके शायद पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे, तो पाकिस्तान को और दूसरे खिलाड़ी आजमाने का मौका मिलेगा। मेरे ख्याल से नसीम शाह और शाहीन आफरीदी वैसे ही शायद पूरे मैचेस नहीं खेलेंगे, तो अब्बास आफरीदी और हारिस रऊफ को हम टेस्ट कर लेंगे। हसन अली को भी देख लिया जाएगा कि वो वैसे तो बैकअप के तौर पे आए हैं, और देखते हैं वो क्या परफॉर्मेंस देते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने मेरे ख्याल से एक सही फॉर्मिडेबल स्क्वाड का ऐलान किया है, एक अच्छा स्क्वाड है। स्पिनर्स में जैसे मैंने भी अपनी जो स्क्वाड का ऐलान किया था, जो आप लोगों से शेयर किया था, मैंने भी अपना स्क्वाड, उसमें मैंने भी उसामा मीर को शामिल नहीं किया था। मेरे हिसाब से शादाब और अबरार के होते हुए किसी और तीसरे स्पिनर की ऐसे जरूरत नजर नहीं आ रही, क्योंकि हम इफ्तिखार से भी बॉलिंग करवा रहे होंगे। अगर सलमान अली आखा स्क्वाड में होते हैं तो वो भी बॉलिंग कर रहे होंगे, और साइम अयूब भी 1 से 2 ओवर कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से वन डायमेंशनल बॉलर्स की जो उन्होंने वहाब रियाज ने बात की थी बिल्कुल सही की थी, कि क्योंकि शादाब भी लेग स्पिनर हैं, उसामा मीर भी लेग स्पिनर हैं, और इमाद वसीम भी हमारे पास हैं। सॉरी, मैं उनको मेंशन करना भूल गया था। तो अगर हम किसी लेफ्ट हैंडर के हिसाब से देखा जाए तो चाहे उसामा हो गए, चाहे शादाब हो गए, इमाद हो गए, तीनों वन डायमेंशनल हो सकते हैं, क्योंकि तीनों का बॉल लेफ्ट हैंडर्स को अंदर आएगा। अबरार डिफरेंट है, थोड़ी सी मिस्ट्री स्पिनर है, तो वो सबके लिए प्रॉब्लमेटिक जरूर हो सकते हैं। तो ऑन दी होल एक अच्छा कॉम्बिनेशन सेट किया है। मिडिल ऑर्डर की वीकनेस देखते हुए सलमान अली आका को शामिल करना मेरे नजदीक एक अच्छा फैसला है, और देखते हैं कि इसके बाद जब वर्ल्ड कप का स्क्वाड का ऐलान होगा तो कौन 15 खिलाड़ी शामिल होंगे। मेरे ख्याल से तो वर्ल्ड कप का जब स्क्वाड का ऐलान हो तो वसीम जूनियर को जरूर शामिल करना चाहिए। वो एक बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं। अगर तो पाकिस्तान ये सोच रहा है कि बैटिंग ऑर्डर लंबा होना चाहिए, तो वहीं से मेरे ख्याल से मैनेजमेंट की थोड़ी सी बैटिंग पे कॉन्फिडेंस की लैकनेस नजर आ रही है, जिसकी बातचीत हम मुसलसल करते हुए आ रहे हैं कि बाबर आजम और रिजवान पे टीम डिपेंड करती है। तो अगर जैसे कुछ हल्की इस बारे में बात करते हैं कि बाबर और रिजवान पे बैटिंग लाइन डिपेंड नहीं करती, तो फिर पाकिस्तान इतनी लॉन्ग और इतनी स्ट्रेच क्यों करना चाहता है बैटिंग लाइन। वहाब रियाज का कहना भी ये था कि हसन अली को उन्होंने ऑलराउंडर के तौर पे शामिल किया गया है, जबकि बाबर आजम की राय थोड़ी मुख्तलिफ थी। तो हसन अली पे डिपेंड करना बैटिंग के लिए, तो ये तो वैसे ही इस तरफ इस बात की अक्कासी कर रहे हैं कि हमें हमारी बैटिंग पे कॉन्फिडेंस नहीं है, और मिडिल ऑर्डर की हमें मुसलसल नाकामी नजर आ रही है, कि मिडिल ऑर्डर उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है टूर्नामेंट्स में और सीरीज वगैरह हर मौके पे। तो देखते हैं कि अब इस सीरीज, ये जो 2 सीरीज होने जा रही है, इसमें पाकिस्तान क्या कॉम्बिनेशन सेट करता है और हमारा मिडिल ऑर्डर कैसे रिस्पॉन्स देता है। उस्मान खान का मेरे नजदीक ये शायद ये दोनों सीरीज आखिरी मौका हो सकते हैं। मेरे ख्याल से उनको खैर वर्ल्ड T20 के लिए भी ले जाना चाहिए, लेकिन अगर वो परफॉर्म नहीं कर सकेंगे इस दोनों सीरीज में, तो मेरे ख्याल से वो शायद फिर रिजर्व खिलाड़ियों में ही शामिल होंगे और वो टीम का हिस्सा शायद ना हो। तो देखते हैं कि अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम क्या सिलेक्शन करेगी अपनी प्लेइंग 11 की। मेरे नजदीक पहले मैच में तो शायद नसीम, शाहीन और हारिस तीनों खेलेंगे। इसके अलावा मोहम्मद रिजवान मेरे ख्याल से अगर तो फुली फिट हो गए हैं तो उनको मौका देना चाहिए, वरना अगर वो रेस्ट भी कर लें 1 से 2 गेम तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हमारे पास विकेट कीपिंग के लिए ऑप्शंस तो मौजूद हैं। आजम भी विकेट कीपिंग कर सकते हैं और उस्मान भी। तो एक अच्छा स्क्वाड है, एक दूसरे को पीछे हमारे पास सपोर्ट भी है कि अगर कोई खिलाड़ी नहीं खेलता तो उसकी जगह कोई और खेले। तो एक बैलेंस स्क्वाड है। मिडिल ऑर्डर को बस रिस्पॉन्ड करना है और बॉलर्स को उस तरीके से बॉलिंग करनी है। उम्मीद करते हैं कि बॉलर्स जैसे न्यूजीलैंड के दौरे पे पाकिस्तान ने अच्छी बॉलिंग नहीं की थी, इस सीरीज में बॉलर्स अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जुम्मे को फातिहाना अंदाज में सीरीज का आगाज करेगा और इंशाल्लाह ताला क्लीन स्वीप करेगा, और फिर इंग्लैंड को भी सीरीज में शिकस्त देंगे और वर्ल्ड T20 के लिए एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे, और इंशाल्लाह ताला उसमें भी फतेहाब होंगे, अल्लाह ने चाहा अगर जरूर तो। तो मेरे इसलिए आज के लिए आप सबके लिए सिर्फ इतना ही। फिर इंशाल्लाह ताला पोस्ट मैच एनालिसिस में आपकी खिदमत में जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।